आप लोग तो उम्र में बहुत छोटे हैं। 1991 में ऐसी स्थिति आ गई कि हम कुछ हजार करोड़ रुपए चाह रहे थे और सारी संस्थाओं ने कहा कि भारत की स्थिति इतनी खराब है कि हम ये पैसा आपको तभी दे सकते हैं जब आप अपना सोना हमको रखें गिरवी। और हिंदुस्तान का सोना जो था वो फिजिकली लिफ्ट हुआ और स्विट्जरलैंड के बैंक में गया और लंदन के बैंक में गया। जब इतनी स्थिति विकराल हो गई तब सबने सोचा कि भैया कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, कोई कड़वी दवा देनी पड़ेगी, और तब आए 91 के रिफॉर्म्स। और उसके बाद आपको जान के ताज्जुब होगा कि 6 महीने में वो सोना वापस आया और उसके बाद ना केवल हम अपना सोना वापस लाए, 10 वर्षों में हम इस स्थिति में हो गए कि हम विदेश से सोना खरीदने लगे। और जब 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो भारत, चीन और ब्राजील ने विदेशी जो विकसित देश थे उनकी मदद की। तो ये 20 सालों में हमारी स्थिति जो थी वो बिल्कुल बदल गई। हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी स्थिति भी इतनी खराब हुई नहीं है। हमको रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिल जाती है, हमारे पास एक कर्जे की लिमिट है, उस कर्जे से भी हमारा काम चल जाता है। तो इसलिए किसी सरकार को, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ये फैसले कठोर हैं, ये फैसले कड़वे हैं, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति तभी प्रबल होगी जब स्थिति बहुत विकराल हो जाएगी। बट जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्यूमेन है वो इस बात में जाता है कि वो स्थिति ना आए और आप उस पर विचार करना प्रारंभ कर दें। उस पर विचार करने की मैं समझता हूँ जो आवश्यकता है उसको अब बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय स्थिति को लेकर बात करें तो इस समय 70,000 करोड़ का सरकार पर कर्ज भी है और ऊपर से अब डबल इंजन भी नहीं है। केंद्र के साथ अब तालमेल कैसे बिठाएं? देखिए ऐसा है कि मैं सरकार से, केंद्र सरकार से जो पैसा आता है वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से आता है। रिकमेंडेशंस जो है वो एक फार्मूले से चलती हैं और ये जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है ये 5 वर्षों के लिए आती है। तो इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, सबको मालूम है कि 26 तक क्या पैसा आएगा। तो इसलिए मैं जो एक निश्चित स्कीमों का पैसा है वो चलता रहेगा और जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है जो उन्होंने पहले घोषित की है वो भी चलती रहेगी। इसमें पार्टी का, यहाँ की कौन सी पार्टी है, केंद्र में कौन सी पार्टी है, इस पे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो केंद्र सरकार से जो वो कर इकट्ठा करके हमको पैसा देते हैं उसका भी एक फार्मूला है। आप समझ लीजिए मोटा मोटा 100 रुपए जो केंद्र सरकार अपने करों में लेती है उसमें 60 पैसा हमारे पास आता है। केंद्र सरकार का अगर ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी होगी, कोरोना नहीं होगा, तो वो ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा आएगा। वो इसलिए हमको कम नहीं देंगे कि हमारी पार्टी यहाँ पर ए है और वहाँ पर बी है। हाँ, हमको अब इस हमारी जो स्टेट, क्योंकि हिमाचल में तो आप जानते हैं अभी तक अनुभव यही रहा है जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ कि हर 5 सालों पे सरकार बदल रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसका कोई वित्तीय प्रबंधन पे बहुत फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमारा एक इकोसिस्टम है, एक निष्पक्ष ब्यूरोक्रेसी है, वो एक निश्चित और तरीके से। ये ऐसा है ना कि परिवार में भी तो पति का पत्नी पे, पत्नी का पति पे दबाव रहता है, तो ये तो एक आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। और कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं रीजनेबल होता है, कहीं अनरीजनेबल होता है। तो एक सज्जन है, इनका नाम आपने सुना होगा, यशवंत सिन्हा। तो वो पहले आईएएस अफसर थे और बाद में मंत्री बन गए। तो वो यही कहा करते थे कि बोले जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था तो मैं समझता था कि राजनीतिक दबाव रहता है, और जब मैं इधर आ गया तो मुझे लगता है कि अफसर नहीं सुनते हैं। तो ये समस्या दोनों तरफ है। बट ये आई थिंक ये एक संबंध है जिसके उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे अफसरशाही पे पकड़ जो है ये भी एक मुहावरा बन गया है ना। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा, किसी अफसर से पूछो तो दूसरी कहानी बताएगा आपको। तो इसलिए कोई पकड़ की मैं समझता हूँ ज़्यादा होना चाहिए कि देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ रिगार्ड फॉर
by the politician for the officers and by the officers for the politicians, and both of them have to give enough space for each other. तो अगर एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि किसी ने बहुत पहले कहा है कि एक खराब कारीगरी अपने औजारों से लड़ता है, तो इसलिए अगर ये एक समन्वय बनता है कि दोनों ही ग्रुप, क्योंकि साथ ही तो काम करना है, अगर दोनों ही ग्रुप एक साथ काम करेंगे तो डांट डपट के काम नहीं चलता। बच्चों को आप डांट डपट के काम करा सकती हैं, तो ये जो सिस्टम है वो जमाने चले गए। नाउ द सिस्टम इज व्हेन वी डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट तभी बनेगी जब दोनों ही वर्ग काम करेंगे और एक दूसरे से समझेंगे। हिमाचल के कंटेक्स्ट में मुझे ये समस्या नजर नहीं। पहले आप ये बताइए कि यदि कि लोगों की समस्याओं को कर्मचारियों की समस्याओं से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये हिमाचल में होता है। हिमाचल में इसलिए होता है कि हिमाचल में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत अधिक है, और आप उनके परिवारों को भी सम्मिलित कर लें तो उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। बट मैं अभी भी कहूंगा कि आपका प्रश्न लोगों की समस्याओं से संबंधित नहीं है, आपका प्रश्न कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित है। अब ये जो PFRDA का एक मुद्दा है, अब हमको जो हमारा प्लान बी है वो ये है कि हम किस प्रकार से इसको रोल आउट करें। ये क्योंकि जब ये कर्मचारी आंदोलन शुरू हुआ था तो वो क्या कहते थे, वो ये तो कहते थे 8,000 करोड़ रुपए वहां से जमा है, उसको लाइए और हमको NPS दे दीजिए। यही तो जस्टिफिकेशन था इस आंदोलन के प्रारंभ होने का। बट अब वो प्लान तो सक्सेसफुल होता दिख नहीं रहा है, निकट भविष्य में तो नहीं दिख रहा है, या कोई परिवर्तन आए सोच में या कोई कानूनी हस्तक्षेप हो, लेकिन आज की तारीख में वो पैसा वापस आता नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अब हमको एक प्लान बी बनाना है। उस प्लान बी पे हमने काम कर लिया है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी इसका संदेश, अभी इसका हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने आपसे कहा था कि अभी हम उस गुणवत्ता की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि हम स्किल जॉब ले सकें। तो अब हमको ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हम बाहर निकलकर हम इस बात से तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो यूके का प्रधानमंत्री है। तो हमको भी अब आगे निकल के बढ़िया नौकरियां बाहर भी लेनी चाहिए, अपने प्रदेश में भी लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ढांचा पूरा बना हुआ है। अब उसको हमको नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक ले जाना है।